सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त हम अयूब सच के खेतों के अंदर मौजूद हैं और ये आज का मौजू है गंदम के हवाले से। सिट्टा पक रहा है, कुछ सुनहरी हो चुका है तो कुछ अभी सोना बनने को तैयार है। तो ये सोना किसान के घर जाता था तो साल भर का अपना खर्च और सोच जो है इसके मुताबिक चलता था, लेकिन आज यही गंदम की फसल जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे वो हमें दरामद करनी पड़ रही है। उस दरामद से हमारी मुल्की मईशत के ऊपर बोझ भी पड़ रहा है और हम खुद कफ़ील होने की बजाय किसी के मोहताज भी होते जा रहे हैं। लेकिन इस मोहताजी को ख़त्म करने के लिए किस हद तक आगे बढ़ना होगा, अयूब सच रिसर्च के साथ साथ इन बीजेस को प्रमोट कर रहा है। लेकिन आज भी लिटरेसी रेट पूरे एशिया में हमारा कम है। अगर लिटरेसी रेट में हम नीचे हैं तो हमारा किसान कहाँ खड़ा होगा, इसका जवाब इस बात के अंदर मौजूद है। तो इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपनी रवायती फ़सलों को छोड़ने की बजाय आगे लेके चलें। हमारी क्रॉप जोनिंग ख़त्म होकर रह गई, गन्ना कपास को खा गया, कपास ना होने के बराबर उसमें हम खुद कफ़ील थे, फिर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। गंदम हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। गन्ना चीनी उसमें हम 2-3 साल अच्छा झटका खा चुके हैं, लेकिन फिर आते हैं तो अब किसान को पैसे की बजाय चीनी मिलती है। तो आखिरकार किसान के साथ जुल्म क्यों हो रहा है? ये वाहिद एक तबका है जो ग्रो करके अपनी प्रोडक्ट को अपनी कीमत पे बेच नहीं पाता, जबकि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरर है वो ख़ुद अपनी कीमत मुतय्यन करता है। तो इसमें किसान की खुद कफ़ालत को जब सबोतास किया जाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, इनके पास चलेंगे किस हद तक हमारी गंदम की फसल मुतासिर हो चुकी है और इसे हमें किस हद तक बड़ा मौसर हिकमत अमली से आगे बढ़ना होगा। यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान है सर। कहाँ के रहने वाले? मैं सर खाने वाला। अच्छा, क्या समझते हैं कि अभी भी गंदम से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? जी सर, कमाया जा सकता है अगर हम लोग हाइब्रिड बीज इसका गंदम का इंट्रोड्यूस करें तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा हमें। किसान कहाँ आपको लगता है हमारा खड़ा स्टैंड कर रहा है, कितना एजुकेटेड है, या उसे कितना बताने की इस वक्त ज़रूरत है पॉलिसी के हवाले से भी, या ये बताने के हवाले से कि फसल फ़ायदेमंद है, अब इसे काम कर सकता है? किसान को दरअसल ना इकोनॉमी का नहीं पता। अगर हम लोग फर्टिलाइज़र के टाइम फर्टिलाइज़र नहीं मिलती, अगर वो पहले काश्त करे, अगर नवंबर में 1 नवंबर से काश्त करे तो फिर काफ़ी उसे फ़ायदा होगा। हमारे जो 25 दिसंबर तक चल रही होती है गंदम की काश्त, तो वो तो जहाँ शुगर कैन लगा हुआ है वहाँ लोग बहुत लेट लगाते हैं, जिसकी वजह से फिर अब देखें ना मार्च में आप ग्रेन फिलिंग होनी है अभी, तो अभी टेम्परेचर इतना हाई है तो इस वजह से नुकसान होता है। मोहम्मद कासिम। आप कहाँ के रहने वाले? उकाड़ा। अच्छा, उकाड़ा आपकी बड़ी आलू और कपास की बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका था, लेकिन वो भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ फसलों ले लिया। क्या इस वक्त सिचुएशन क्या है, किस हद तक चीज़ों के ऊपर काम करने की बड़ी तेज़ी से ज़रूरत है? हुकूमत को भी आगे आने की ज़रूरत है? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि डिफरेंट सब्सिडीज़ किसानों को दे, ताकि क्योंकि गंदम जो है हमारी स्टेपल फूड है। गंदम हमारे पाकिस्तान में खाई जाती है ज़्यादातर, एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में। तो ये अगर हम उगाना बंद कर देंगे तो टोटली हमारा इंपोर्ट के ऊपर ही आ जाएगा। तो हम इस वक्त एक्सपोर्ट जो है हमारा मुल्क का की नीड भी है। तो एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट ये हमारा भी मतलब फ़र्ज़ है कि हम रिसर्च करें, ऐसी वैरायटीज़ पैदा करें कि किसानों को उसका फ़ायदा हो। अब आजकल जो हमारा काम है वो ड्राउट पे है, मतलब ड्राउट ऐसी ज़मीन जो टोटली जिनका इन्हिसार रेन पे होता है, उन इलाकों के लिए वैरायटीज़ हम बना रहे हैं ताकि उन्हें ड्राउट वाली जगह पे ज़्यादा जल्दी फसल पकड़े। हाँ जी, हल्का सा बस उन्हें पानी मिलने की देर है। उनका सिट्टा आप देख सकते हैं, देखिए सिट्टे की लेंथ। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी खासी कद भी निकाले हैं। हाँ जी। तो डिफरेंट मसाइल है जिन्हें टैकल करना चाहिए। एग्रीकल्चर डिफरेंट सब्सिडीज़ हैं जो किसान को टाइमली बताना चाहिए कि टाइमली सोइंग करें, फर्टिलाइज़र लें, अच्छा सीड यूज़ करें, तो इंशाल्लाह पैदावार हमारी बेहतर होगी। पैदावार बेहतर होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद सलीमुल्लाह। आप कहाँ से? मैं शुक्र से। अच्छा, क्या समझते हैं आपके चावल का बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका, चावल अच्छा वैसे हमारा अच्छा जा रहा है, बाहर बरामद हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन मुल्क में कीमत बढ़ चुकी है। गंदम कितना हमें खुद कफ़ील होने की ज़रूरत है, और आप के वालिद भी किसान हैं? जी जी। तो आपको लगता है कि हुकूमत को स्टूडेंट्स को थोड़ा सपोर्ट करनी चाहिए? बहुत सारी सरकारी ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स बना के दें, तो आप लोग रिसर्च की बुनियाद पर उनको चलाएँ तो एक अच्छा ज़रिया मुबादला आ सकता है। जी आ सकता है। हम यानी कि ज़मीन लें और उसको कोई यानी कि बना के ज़रख़ेज़, और उसके बाद यानी कि अगर हम वीड ग्रो कराएं और ऐसी वैरायटी बनाएं, यानी क्लाइमेट चेंज जो मेजर इशू है हमारा, और ऐसी वैरायटी हम तैयार करें कि जो इसके क्लाइमेट के यानी कि रेजिस्टेंस हो, तो हम यील्ड अच्छी यानी कि हासिल कर सकते हैं। सो इधर भी हम यानी कि जो ड्राउट पे काम कर रहे हैं, यानी कि ड्राउट भी एक मेजर इशू है यानी कि
तो इसी ड्राउट यानी कि तो स्ट्रेस मेरे आता ख्याल में आने वाले सालों में ज़्यादा हो जाएगा, पानी की किल्लत है, नहरों में जी। बंदी चलती है और लंबी लंबी बंदियां चली हैं इस वक्त। तो जब किसान की ज़रूरत थी गंदम को पानी लगाने की, पानी दस्तयाब नहीं था। जी पानी यानी कि नहरों का पानी जो है वो कई बार नहीं किसान को मिलता, तो ये भी मेजर इशू यानी ये भी मेजर इशू और है। बिजली का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम? इरफान मुस्तफ़ा, बस आगे आगे इरफान, कहाँ के रहने वाले? खानपुर। अच्छा, क्या समझते हो कि हुकूमत को ग्रुप्स बना के जैसे आसान कर्जे नौजवानों को देते हैं, उसकी बजाय अगर ज़मीनों को 5-5, 10-10 एकड़ के एक बना के दिए जाएँ, तो स्टूडेंट्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है जो एमफिल PhD कर रहे हैं, जब बैचलर्स करके आए हैं, वो इससे अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। बिल्कुल है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार बैठे हैं जो बेरोज़गार हैं, वो कर सकते हैं रिसर्च पे भी और क्योंकि वो क्या इसको करते हैं, वो अपने बाप की बड़ी 5 एकड़ बेच के बाहर चले जाते हैं, बाहर जाए। इसकी बजाय वो यहाँ मेरे ख्याल लेकिन में इधर ज़मीन को वसाइल देते नहीं है ना, अगर पानी की बात की जाए तो पानी नहीं है, खाद नहीं है और सीड भी अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता, इसकी वजह से ये काम नहीं चल रहा, रिसर्च पे काम ज़्यादा नहीं हो रहा। काम रिसर्च पे ज़्यादा नहीं हो रहा। इनकी बात वैसे सही थी, क्योंकि अगर देखें तो बहुत सारी बड़ी तादाद में इटली में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जाके वहाँ फसलों में काम भी कर रहे हैं, खेतों में काम भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के खेतों में भी ये काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ूँगा आगे। तालबात हैं, ये भी यहाँ रिसर्च के तौर पर आगे अपनी ड्यूटी के सर अंजाम दे रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो खुद रिसर्चर हैं, जी सर। क्या समझती हैं कि इस वक्त कितनी की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को और काबिल लोगों को जो कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च कर चुके हैं, जी। उनको प्रमोट करने की, ताकि हमारी ये जो फसलें हैं ख़ास तौर पर गंदम है, इसे बचाया जा सके? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो टेक्नोक्रेट जैसे हम टर्म यूज़ करते हैं कि किसी भी काम को जो है वो बेहतर तरीके से उसका टेक्निकली जो साउंड बनता है वही कर सकता है। तो बिल्कुल, अगर हम जो साइंटिस्ट हैं हमारे या रिसर्चर्स हैं या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो हैं, अगर हम उनको साइंटिस्ट तो चले वो रिसर्च वाली साइड में ना, वो तो प्रैक्टिकली तो उस तरह से वो काम नहीं कर सकते, मगर अगर हम एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, और ये पिछले कुछ अर्सा पहले होती भी रही हैं, प्रैक्टिसेस ज़मीन दी जाती रही है और इंसेंटिवाइज़ किया जाता रहा है इन चीज़ों को कि अगर वो फार्मिंग की तरफ हैं तो चूँकि वो सब्जेक्ट मैटर को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन आसान किस्तें बिल्कुल। आपने कर्जे दे दिए, फिर भी तो जाकर उसने ठेके वो लेनी है ना। बिल्कुल तो आप ऐसे। ज़मीन दें, उसे वसाइल दें, वो ग्रो करे, उससे आपको गवर्नमेंट को प्रॉफिट गला आएगा और साथ वो खुद भी रोज़गार कमाने शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और क्योंकि हमारी जो मोस्टली हम फार्मर्स को देते हैं रिकमेंडेशंस, तो वो ही रिकमेंडेशंस जो एक प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं वो जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज होता है इस चीज़ के फ़ायदों का। किसान चूँकि हमारा थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है नई चीज़ों को अपनाने के लिए, तो ये ग्रेजुएट्स की सूरत में ये एक फ़ायदा हो सकता है कि वो ऑलरेडी वाकिफ़ होते हैं उनके बेनिफिट से, कि जो भी नई दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एम्प्लॉय कर सकेंगे। हमारे हमसाया मुल्कों में भी एक प्रैक्टिस होती है कि मखसूस 4 गाँवों का एक सेक्टर बना दिया जाता है, वहीं का एक बंदा बनाया जाता है जो उनसे ख़रीदेगा, और ऐसे स्टूडेंट्स की हम सेक्टर्स बना सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स एक गांव को दे दी जाएँ, वहाँ के किसान को एजुकेट करे, और हुकूमत जो खाद देनी है जितना भी देना वो स्टूडेंट के ज़िम्मे लगाए, वो उसका लिखत पढ़त भी करे, उस किसान को मिल जाए। चीज़ें तो ठीक हो सकती हैं अगर पॉलिसी में ठीक हो तो। सर आप बात बिल्कुल ठीक करें, मगर ये भी थोड़ा सा आइडियलिज्म वाली बात है, मगर ये एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, इस थोड़ा सा मैं आपकी बात से डिसएग्री करूँगी। ये जहाँ तक आप इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने की बात करें तो उसके लिए गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है एक्सटेंशन का, और वो अपना काम भी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। हाँ, स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय किया जा सकता है उसको मज़ीद बेहतरी करने के लिए, और वो जो आप ब्लॉक्स, वो जो आप सेमी उसकी वो बात कर रही हैं छोटे छोटे सेक्टर्स बनाने की, वो चाइना में भी ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चलती रही है। वो लोग ये क्योंकि आप देखें वो थोड़ी सी साइंटिफिक अगर उसमें बात कर लें कि कोई भी जो नई प्रैक्टिस होती है ना उसको छोटे एरिया में करना मुश्किल होता है। आप वो अदवार जिसको कहते हैं उसमें फार्मर नहीं ट्रैक्टर वो लेज़र लेवलर या कोई भी इस तरह की नई जो चीज़ है उसको उस तरीके से चला सकता है जो अगर बड़े एरिया में उसको कर सकते हैं, और उसका खर्चा भी फिर उसको जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर फार्मर्स मिलके या जिस तरह आप बात करें स्टूडेंट्स मिलके एक ही जगह पे जो है उसको माइक्रो जो प्लॉट्स है आप उनको मेन प्लॉट्स में ले जाओ और वहाँ पे वो कोई भी जो है आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू करें, वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आ जाए ज़रा, स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं जड़ावाला से। अच्छा, क्या समझती है किसान का बच्चा आज भी किसान बनने की ख्वाहिश नहीं करता, वो समझता है कि मैं यहाँ से निकलूँगा बैचलर्स करके, वो कोई भी डिग्री हो, वो समझता है 4 लाख 5 लाख इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, जबकि अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकलने वाले बच्चे हैं वो कुछ हज़ार तनख्वाह पे भी काम कर लेते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ इन बच्चों को अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट गौर करे तो क्या ये पूल के लिए कमाऊ पुत नहीं बन सकते? ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें किसान का, तो किसानों के पास तो आजकल ज़मीनें इतनी कम है कि अगर वो उनके बच्चे उस पर काम करना चाहें भी तो
जी जी, अगर उनके बच्चे काम करना चाहें भी तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आगे से आगे जो है ज़मीनें विरासत की वजह से कम होती जा रही हैं। तो फिर इसके लिए तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही आया जाए तो ठीक रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि किसान का बच्चा ही किसान बने, मतलब अगर और भी कोई काम करना चाह रहा है या वो कोई और फील्ड में जाना चाहिए तो वो उसमें भी जा और सकता मेरे है। ख्याल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला ये कारोबार जी है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये ख़ास तौर पे ऐसी ज़मीन पे करी है जहाँ बारिश आएगी तो सब कुछ होगा, अदरवाइज़ इसका कोई बारिश नहीं है। आप इस पर रिसर्च कर रही हैं, तो कितना समझते हैं कि ये फसलें अगर ऐसे इलाकों में जो हम सिर्फ ये सोच के छोड़ देते हैं यहाँ बारिश नहीं होती या ये ज़रखेज़ नहीं है, तो उनको अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो वहाँ से कुछ ना कुछ यील्ड आ सकती है? जी बिल्कुल, इसके लिए आजकल काम भी हो रहा है। वो आजकल ऐसी वीट बना रहे हैं जो बिल्कुल ही मतलब कम पानी वाले इलाकों में हो गए, और अगर आज ऐसी वाली वैरायटीज़ आ जाएँ तो फिर इसके लिए हमारा जो गंदम होगी वो हम लोग इवन ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी मतलब कर सकते हैं उनसे। तो न्यूट्रिशन के तौर पे ये इनके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो दूसरी फसल में, जिसमें बारिश भी हो रही है, जिसमें पानी भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है और इस पर सिर्फ बारिश का पानी आ रहा है, तो ये न्यूट्रिएंट्स के तौर पर तकरीबन बैलेंस कर पा रही है इसको? न्यूट्रिएंट्स सब में ऑलमोस्ट बराबर ही, मतलब जैसे दूसरों में होंगे वैसे इसी में होंगे। बस इसके जीन्स का होता है कि अगर वो मतलब रेजिस्टेंट हैं तो मतलब पानी के बगैर, जैसे कोई चीज़ है वो ज़्यादा रेजिस्ट कर जाती है किसी चीज़ को, और किसी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ये बिना पानी के भी फिर रह सकते हैं। बिना पानी के वजह से। बहुत शुक्रिया, स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे। लहलहाते खेत हैं, ये कुदरत है रब की कि ये सब्ज़ रंग, कोई थोड़ा ज़्यादा सब्ज़ है, कोई हल्का सब्ज़ है, कुछ फिर सोने की शक्ल जब इख्तियार करते हैं। ये सोना जब किसान के घर जाता है तो किसान इस फसल के साथ, अब मैं तो आज से कुछ साल पहले की एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, किसान खुश होते थे कि ये घर आया है, बेटी की शादी करूंगा, बेटे की शादी करूंगा या घर का कुछ बनाऊंगा। लेकिन जब किसान के घर से ये फसलें उठा के ज़बरदस्ती मंडियों की बजाय एक जगह गले के तौर पे ना सेव कर ली गई, तो अब आम आदमी को आटा भी महंगा मिलता है, किसान भी आटे की लाइनों में लगा है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत सारी मौसर हिकमतें अमली की ज़रूरत है, जिसके साथ बहुत सारी चीज़ों को आसान किया जा सकता है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अयूब सच के खेतों के अंदर मौजूद हैं। यहाँ आपको कुछ खेत ऐसे नज़र आएंगे, मैं वकास से कहूँगा ज़रा दिखाई। ये फसल गिरी हुई है, ये कद में ज़्यादा है, ये रंग में कुछ और भी है और थोड़ी सी छोटी भी है। वकास थोड़ा सा इस साइड पे दिखाएंगे अगर, ये और ये ग्रीन लश ज़्यादा है, उसकी ग्रीनरी कम है, ये बिल्कुल लाइट ग्रीन है और ये गिरी है। इसके ऊपर रिसर्चर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये है क्यों, ऐसी वजूहात क्या हैं। और एक टाइमिंग का बहुत होता है कि अगेती पछेती का हम बहुत लफ्ज़ सुनते हैं, किसान को बहुत पता है, लेकिन मौसम बदलने के साथ अगेती का बारहा कहा जा रहा है, लेकिन ताहाल अभी भी किसान गन्ने के वजह से पछेती की तरफ जा रहा है। और दिसंबर 25 तक हम यही देख रहे होते हैं अभी गंदम लग रही है और यहाँ कुछ अक्टूबर की लगी हुई फसलें भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। ये डिफ्रेंशिएशन बता दें, ये कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ गिरी हुई हैं, कुछ कलर के अंदर डिफरेंस है, इससे क्या आप लोग अखज़ करें और किसान को क्या पैगाम देंगे? किसान के लिए ये पैगाम है कि नई जदीद तहकीक के साथ साथ, वक्त के साथ साथ मौसमी हालात बदल रहे हैं, दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, महंगाई भी हो रही है, उसके साथ उसको खाद की भी मतलब जैसे महंगी खाद होगी वो कम ख़रीदेगा, कम डलेगी। हर चीज़ की अपनी बेहतरीन पैदावार देने के लिए उसके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पैदावारी टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करनी पड़ती। अब उसमें पहला स्टेप ये होता है कि आप सबसे अच्छा मौजूदा जो मंजूर शुदा वैरायटियाँ हैं, अब मंजूर शुदा वैरायटी अच्छी से क्या मुराद होता है, उसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। मौसमी हालात जैसे बढ़ता टेम्परेचर है, अब इस स्टेज पे जब दाना बन रहा है, भर रहा है, इसने आगे सख्त होना है, इस स्टेज के ऊपर इसको गर्मी बर्दाश्त करने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए। उससे पहले वाली स्टेजेस पे इसका उगाव अच्छा होना चाहिए। वो अपने एक दाने से जितनी शाखें बन सकती हैं वो अच्छी तादाद शाखों की होनी चाहिए। फिर शुरू में कोरा भी पड़ता है, कोरे वाली रातें भी आती हैं, उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत भी होनी चाहिए कि उसके पत्ते पीले ना पड़ने शुरू हो जाएं, जो इब्तदाई मराहल पर किसान को सबसे ज़्यादा परेशान बात करती है। लोग भी कह देते हैं कि यार पता नहीं बीमारी आ गई है, वो आसानी से पता चल जाता है कि सिर्फ पत्ता का रंग तब्दील हुआ है, सब्ज़ से हल्का सा पीला हो गया हुआ है, तो वो बीमारी उसको हरगिज़ ना समझे, क्योंकि वो स्टेज ऐसी होती है उस पर बीमारी आती नहीं है। वो आपके पानी ज़्यादा लगने की वजह से भी हो सकता है कि पानी खड़ा रहे, तो ये बड़ी हसास फसल है। अब क्या होता है कि उसको ये इब्तदाई मराहल है कि हर मरहले पर फसल को देखना, उसको संभालना, कौन सा बीज लगाएं। अब जैसे ये अकबर
2019 हमारी एक बेहतरीन वैरायटी है पंजाब की, अभी ये मेगा वैरायटी बन रही है। क्यों मेगा वैरायटी बन रही है? ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में राइस बेल्ट हो गया, शुगर केन, कॉटन बेल्ट, इसमें ऐसी सलाहियत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वसी रकबे पर ये अपनी पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखती है। मौसमी हालात के मुताबिक गर्मी बर्दाश्त करने की भी इसमें सलाहियत है। बड़ा निकालती है। ये देखें, अब हर चीज़ का जब उसको बेहतरीन एनवायरनमेंट आप देंगे ना, वो अपनी हर खसूसियत खुल के इजहार करती है। अब इसी को अब खाद कम दें, लेट लगाएं, वो इतना सा कद भी इसी का ही होगा जो बेहतरीन आप वक्त पे लगा रहे हैं। देखिए जी, अकबर ने तो कद नहीं निकाला, आप हमें कहते हैं अकबर बड़ा कद निकालती है। एग्जैक्टली तो वो लोगों की अपनी मैनेज, अब जितने भी पैदावारी मुकाबले हर साल पंजाब में होते हैं, अब उसकी वो पैदावारी सलाहियत वहाँ से आमतौर किसान के फील्ड पे होते हैं वो सारे। अब 70 मन 75 मन 80 मन पैदावार वो हासिल करके वो मुकाबले कोई ट्रैक्टर जीत रहा है, कोई थ्रेशर जीत रहा है, इस तरह गवर्नमेंट जो इनामात मुकर्रर करती है वो भी यही वैरायटी लगा के जीत रहे हैं। अब एक किसान है, उसने बजाय कि नवंबर के पहले हफ्ते में लगाने के, उसने दिसंबर के पहले हफ्ते में लगाई है, और वो ये तवक्को करे कि वो इसके साथ पैदावार में मिल जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि जितना भी आप 15 नवंबर या 20 नवंबर के बाद एक दिन के फ़र्क से फी एकड़ 15 से 20 किलो का फ़र्क पड़ता है, कम पैदावार होगी। अगर आप एक महीना लेट लगाएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं जी मेरी पैदावार अच्छी होनी चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात जो एक गलत फहमी हमारे लोगों में मालूमात ना होने की वजह से है, पूरी दुनिया में शोर किया जाता है मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, जी वो फ़लाँ हमसे आगे है, यूके हमसे आगे, जनाब रशिया हमसे आगे पैदावार फ़ी एकड़ पैदावार में जी वो 100 मन 120 मन ले रहे हैं। तो ये मैं गुजारिश करता चलूँ, और सब के लिए ये ज़रूरी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि चाइना है, रशिया, यूक्रेन, जितने ये सर्द ममालिक हैं, वहाँ पर विंटर वीट लगती है, वो 10 महीने की फसल है। पाकिस्तान में स्प्रिंग वीट लगती है, वो अगर आप बर वक्त लगाएं तो वो 140-145 दिन की फसल है। ठीक है, दोनों फसलों का बिहेवियर मुख्तलिफ है। 10 महीने वाली फसल को आप 5 महीने या 5 महीने से कम वाली फसल के साथ मुवाजना नहीं कर सकते। फिर हमारे पैदावारी सलाहियत की बात है तो 70 मन से ज़्यादा पैदावारी सलाहियत हमारी अपनी मौजूदा वैरायटी जो पाकिस्तान में तैयार हो रही है। अब बात आती है किसान का, उसको अच्छा बीज मिले। हमारा काम है अच्छी वैरायटी बनाना, अच्छा बीज, खालस बीज किसान को पहुंचाना। अब किसान पर यह जिम्मेदारी कि वो उसको हासिल करे। अब किसान थोड़ी सी अगर मेहनत करे, फ़र्ज़ करे उसने अपने लिए 10 एकड़ काश्त करने हैं ना, तो 10 एकड़ के लिए 10 मन बीज चाहिए, और 10 मन बीज 2 कनाल लगा के वो अच्छा हासिल कर सकता है उस। ठीक है जी। तो अब उसके साथ ये होता है कि वो अपना जैसे ड्रिल के साथ 2 कनाल काश्त कर ले, बाकी बेशक 9.5 एकड़ वो छट्टे के साथ कर ले, लेकिन ये जो ड्रिल के साथ 2 कनाल काश्त करेगा उसके दरमियान में ऐसे वो फिर सकता है। अगर कोई गैर किस्म का पौधा उसको नज़र आता है तो वो जड़ से उखाड़ दे, उसको रखे ना। खालस बीज खुद का भी रख सकता है, लेकिन वो मंजूर शुदा रिकमेंडेड वैरायटी का हो तो वो उसकी पैदावार आराम से 40-45 से बढ़ के 50-55 मन तक आराम से जा सकती है। अभी दिन आने वाले ये गिरनी शुरू हो गई है, तो ये अकबर ही है अब? नहीं सर, ये मुख्तलिफ वैरायटी है, ये मुख्तलिफ है, हर प्लाट ये मुख्तलिफ है। ठीक है, अब इसका वज़न आप इसको हाथ लगा के देखें थोड़ा सा, ये बेहतरीन स्विंग, क्यों? इसके अंदर दाने का वज़न ज़्यादा है। अब किसान को यहाँ पर बड़ा सोच समझ के फैसला करना होता है कि इस स्टेज के ऊपर मैंने पानी लगाना है या 2-4 दिन अभी गुजारने हैं या पानी हल्का लगाना है। रिसर्च में से पानी लगा के देखा तो ये अपना ये गिर गई वजन, ये अब देखें ये बहुत ज़्यादा, इसका दाने का वज़न बहुत अच्छा था, लेकिन पानी या हवा चलती है, अब इसका तना जो है ना इसकी निस्बत थोड़ा सा कमजोर है। ठीक हो गया, ठीक है, पैदावार बहुत अच्छी है, और ये थोड़ा उसमें हेल्दी नजर आ रहा है, सेहतमंद है, सख्त है थोड़ा सा। तो ये एक हर एक फसल की अपनी अपनी वैरायटी की अपनी अपनी खसूसियत होती है, क्योंकि इसमें तूड़ी भी अच्छी निकल जाएगी ना। यस एग्जैक्ट, जो हर बेहतरीन क्वालिटी वाला ज़्यादा पैदावार वो उस वैरायटी से मिलेगी जो खड़ी रहेगी। ठीक है जी, उसका तना भी वक्त के साथ साथ आस्ता आस्ता पीला होता है। इसकी खुराक हर स्टेज के ऊपर पानी लगाना है, वो ध्यान करना पड़ता है। तो किसानों के लिए यही कि अच्छी और मंजूर शुदा वैरायटी का अच्छे ज़रिए से, जैसे पंजाब सीड कॉर्पोरेशन है, वक्त पे काश करेगा तो 50 मन से ऊपर आराम से ले लेगा, कोई इशू नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और रिसर्चर डॉक्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप किसानों को कैसे, ये मतलब आप यहाँ रिसर्च भी कर रहे हैं बोइंग के ऊपर, क्या आप ख़ास तौर पे उन्हें मशवरे देंगे कि बड़ी माशाल्लाह ज़रखेज़ फसलें हैं, हमारा ज़रखेज़ इलाका है। मैं एक बात कर रहा था कि हमारा किसान ठेके की तरफ जाता है, आराम से बैठ के खाऊंगा, खुद मेहनत की जो हमारे अंदर एक जज्बा था वो ख़त्म होता जा रहा है। या तो हाउसिंग सोसाइटी को बेच रहे हैं कि शायद, लेकिन ये हम भूल गए कि एक वक्तिया वो पैसा है, बाद में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो खेत हैं ये सारा उम्र के लिए हमारे पास हैं और ये बढ़ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है, मैं अपने किसान भाइयों को ये गुजारिश करूँगा, जो सबसे अहम चीज़ है वो वक्त बजाय टाइम ऑफ सोइंग है, ख़ास टाइम पे सोइंग करें। ज़्यादा लेट सोइंग
से फसल की पैदावार में कमी आती है। और वैसे भी आजकल तो मौसम बहुत हाँ बदल जी, गया है। इस हाँ जी, और जूं आप लेट करते जाएंगे दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा और पैदावार कम होती जाएगी। दूसरी बात जो आपने की है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ मानिए, ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा वाकई अलमिया है कि हम अपनी सरखेज़ ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील कर रहे हैं, जबकि हमें उनको खुराक की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो इस वक्त जो किसान आपके ख्याल में जो फसलें लगा रहा है, आपके पास अकबर है, सुबहानी है और कुछ और बीज हैं जो कि इस वक्त बड़े ग्रो कर रहे हैं, तो क्या बहुत सारे मौसर पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो सबसे मेन फसल है गंदम, जिसके ऊपर हम इन्हिसार करते हैं, उससे पहले हमने कपास ख़त्म कर ली, अब गंदम ख़त्म होती जा रही है, अल्टरनेट जा रहे हैं मकई के ऊपर, सरसों के ऊपर, और ख़ुद कफील हम उसमें भी नहीं हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। इसके लिए हमें जोनल डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए। पहले हम जोनल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ थे कि जिस जोन में जो क्रॉप अच्छी परफॉर्मेंस देती है वहीं उसको लगाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उस जोन को निगलेक्ट करके दूसरी क्रॉप को ट्राई करें। और इसके लिए गवर्नमेंट को बाकायदा लेजिस्लेशन करनी चाहिए और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के थ्रू या लॉ एनफोर्समेंट इसको इन्फोर्स करना चाहिए। इसको इन्फोर्स करना चाहिए। बहुत कीमती में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। कहाँ के रहने वाले? मैं मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान, आपकी तो बड़ी ज़रखेज़ पट्टी है। अगर देखें आम की फलों में, अगर देखें कपास, लेकिन वो गन्ना खा गया है। क्या लगता है आपको कि हमें अपनी रवायती फसलों की तरफ आने की कितनी ज़रूरत है जो हमें बरामदात के अंदर मदद देती थी, आज हम उन्हें दरामद कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो हमारा जो मुल्तान बेल्ट है उसमें डार्क साइड ये है कि फार्मर की ये कोशिश होती है कि मैं अपनी ज़मीन ठेके पे दे दूँ। एक इंसान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो फुट मैन्योरिंग ना करे। सबसे पहली चीज़ उसे फुट मैन्योरिंग करनी चाहिए, खुद खेत में उतरे, खुद अपना काम करे, खुद अर्न करे। इसलिए आसान ये कहते हैं कि आप अपनी घर या अपनी गाड़ी किसी को रेंट पे दे दें, तो उसके बाद जो उसका हाल होगा वही आपकी ज़मीन का करेगा। ऐसे ही सर। तो दूसरे नंबर पे सर, अब देखें, आप जोनल, सर ने जोन की बात की, अब मुल्तान वाला सारा कॉटन बेल्ट था। अब लास्ट ईयर हमारी कॉटन की इंटर्नशिप थी उधर ही, तो सर कॉटन की जब रैपिंग का टाइम आया, जब उसके हमने लिंट लेनी थी, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया और बारिशें स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से लिंट नहीं आई और फार्मर ने अल्टीमेटली वो ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से बहुत लॉस हुआ पिछली दफ़ा। इस दफ़ा फिर यह है कि कॉटन वो नहीं उगा रहे, तो ये फिर शिफ्ट होता जा रहा है। कॉटन की जगह वो शुगर कैन की तरफ जा रहे हैं, और शुगर कैन से भी पैसे नहीं मिले, वहाँ से चीनी दी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं चीनी जाके बेचना। सर यही कुछ चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती ज़मीन है, बहुत ज़ख़ीर ज़मीन है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी ज़मीन नहीं है जो हमारे पास है, जो हमारे आपके पास। लेकिन इशू यही चल रहा है कि हम खुद मेहनत नहीं कर रहे। आप खुद मेहनत। बहुत शुक्रिया आपका, आपका मैसेज बड़ा कीमती था। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फाइक अफजाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ननकाना साहिब। अच्छा, ननकाना, बड़ी ज़रखेज़ आपकी गंदम की भी फसल है, चावल की भी वहाँ बल्कि बड़ी अच्छी होती है। चावल और गंदम बहुत दो फसलें बड़ी अहम। क्या अभी आपको लगता है किसान गंदम की तरह वहाँ स्टे कर रहा है जब वो भी वहाँ सरसों या मकई की तरफ भाग रहा है? नहीं, वहाँ भी अब काफ़ी कनोला की तरफ गए हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे कनोला में आपको पता है थोड़ी चाहिए होती है फर्टिलाइज़र का जितना रेट हो, और वो 2-2 लाख बच रहा है एक एकड़ से। ही है 13 से 14,000 अब DAP हो चुकी है और 3,000 से ऊपर यूरिया है, तो इसलिए वो कनोला की तरफ अब जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, वीट भी अभी तक लग रही है। स्टूडेंट आप जो हैं, आप लोगों को गवर्नमेंट को कोई ऐसा लाहे में लाना चाहिए कि एक सेक्टर्स बांट के दें, 10-10 एकड़ के 4 स्टूडेंट्स को, 2 स्टूडेंट्स को, ताकि वो मेहनत करें, आपको इंटर्नशिप के तौर पे वो दे दें, जहाँ आप लोग रोज़गार कमाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगे, वहाँ आपको अपने घरों में मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह है, अगर हमें दे दें तो इससे एक तो ये होगा कि हम खुद एक नुमाइशी प्लाट लगा सकते हैं, किसान देखेंगे किस तरह ये, बल्कि आप पूरे इलाके में बीज बांट सकते हैं। हाँ, इसी तरह है बिल्कुल। और इसमें फिर वो एक और फ़ायदा होगा, किसानों को भी पता चलेगा। जैसे अब हम जाएँ किसानों को, वो कहते हैं आपको क्या पता है, 2 साल पढ़ के आप आ गए हैं यहाँ पे। ये मेरे लिए भी एक नया नुक्ता है कि आप बल्कि ये दिखा सकते हैं, जी आगे देखें, ये लगी हुई है फसल, आपसे ज़्यादा अच्छी है, और वो फिर इंप्रेस होंगे इसके पर। जब यील्ड आएगी तो किसान को तो एंड पे यील्ड से मतलब है, उसको ज़्यादा यील्ड चाहिए, चाहे वो अकबर लगा ले, दिलकश लगा ले, उसे ये नहीं है कि अब अकबर मेगा वैरायटी उसे पैसे से मेरे कितना पैसा ज़्यादा आएगा। तो ये एक अच्छा है कि अगर हमें देते हैं तो हम वहाँ पे खुद, ये तो एक है कि हम सीखेंगे खुद, वहाँ पे एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। और दूसरा ये कि फिर किसान भी इस तरफ आएंगे कि नहीं, अब नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो रवायती चल रही है। आप तो आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अहमद रज़ा। कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद से। अच्छा, आप फैसलाबाद के हैं। तो आपके पेरेंट्स में से या किसी में से किसान है कोई? जी, हमारा सारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। कितने एकड़ में कर रहे हैं? सर हमारे पास फ़िलहाल 10 एकड़ हैं,
अच्छा, आपकी वजह से कोई फसल में अब इंक्रीमेंट आया या वहीं वहीं नहीं, खड़ी? वो तो हमारा जो एक रवायती माइंडसेट है पेरेंट्स का भी, अभी वो मानते नहीं होंगे वो आप? अडाप्ट नहीं करते अभी नई चीज़ों का ना वो, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता अब इस बार है ना, पिछली बार हमें गंदम ने इतना फ़ायदा नहीं दिया था, तो इस बार मैंने एक उस पर राया लगवाया बहुत ज़्यादा, तो होप्स हो कि वो अच्छी हमें अर्निंग दे जाए, लेकिन ये लग रहा है कि अब रेट नीचे आ गया है राय का भी, पहले 7,000 8,000 चल रहा था। आपकी बात से हमें एक बहुत अच्छा जवाब मिला है कि किसान को ये चाहिए जहाँ खड़ा है वहाँ जरा सब्र कर ले, अगली बार इस बार देखिए हर कारोबार में एक बार लॉस होता है, 3 साल फायदा हो जाता है, फिर लॉस भी हो सकता है। कोई भी चीज़ है ना उसको सस्टेन करे ना, अब 4-5 साल लेके चले उस चीज़ को, फिर अगर उसका फायदा नहीं हो रहा फिर उसको चेंज करे वो। अब देखें कि हम पिछले साल गंदम लगाई, इस साल हम राय की तरफ, अगले साल फिर हम गंदम की तरफ जाएंगे, अगली बार बेशक गंदम गंदम नीचे आ जाएगी, तो ये भी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि किसान को एंड पॉइंट यही करनी ही चाहिए जहाँ पे वो हो सकता है कि शुगर केन से उसको अच्छी मिल जाए, तो ये देखिए बस वक्त के साथ साथ ही है, अल्लाह खैर करेगा बाकी। और एक पॉइंट में यहाँ उठाना चाहूँगा कि जो हमारी गंदम जा रही है ना बाहर अफगानिस्तान स्मगल हो रही है, उसको रोका जाए तो हम अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम, मेरा नाम साकिब हनीफ है और मैं ज़िला लोधरा से बिलोंग अच्छा। करता हूँ। और ये मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो किसान भाइयों को आ रही है ना, वो आ रही हैं फर्टिलाइज़र की, लेकिन बर वक्त नहीं मिल रही, लेकिन अगर मिल भी रही हैं बहुत ब्लैक में मिल रही हैं, लेकिन उन्हें मतलब इतना नहीं मिल रही कि वो अपनी ज़मीनों को डाल सकें। अगर ये मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ले रहे हैं कि गवर्नमेंट रेट पे अगर किसान भाइयों से दाने गंदम ले रहे हैं तो वो गवर्नमेंट रेट पे उन्हें फराम भी करें ना फर्टिलाइज़र। बिल्कुल, जब उन्हें लेने फर्टिलाइजर, जब इवन के बी लेने की बारी आती है तो 5500 का बी मिलता है। बी मिल रहा है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट की अलहदा से फर्टिलाइज़र आए, उन्हें वो यूनियन कौंसिल लेवल पे आए और किसान भाइयों के उनको जो उनके रकबे हैं उस लिहाज से उन्हें तकसीम और उस लिहाज से उनको मिले, उस लिहाज से नहीं मिले। मैंने तो एक पहले फार्मूला रखा है कि हम एक और तरफ जा सकते हैं, यूनियन कौंसिल की लेवल के आपके जो रिसर्च एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको आगे लेके आएँ, ज़रा यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक होते पढ़ें, उनको यूनियन कौंसिल के अंदर एक डाटा आप कलेक्ट करें, उस डाटा के मुताबिक आप एक ट्रैक्टर या बड़ी मशीन दे दें और उसे कह दें कि इस पूरे इलाके की एक इधर से भी रोज़गार है। ये मशवरे अगर मेरे जैसे नालायक इंसान को पता है तो मेरे ख्याल में हुकूमत में बैठे जो बहुत बड़े बड़े CSP ऑफिसर्स हैं, या तो उनको ये समझ नहीं आती या वो हमारे नौजवान को इस हद तक पावरफुल नहीं करना चाहते कि मुल्क तरक्की कर सके। एक बड़ा सवाल है, एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब गंदम और गंदम की फसल की बात करें तो हम मसाइल, वसाइल और उसके नताइज तीनों चीज़ों को मलहूज़ खातिर रख के प्रोग्राम के अंदर चल रहे हैं। तो जब मसाइल और वसाइल की बात करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं हम खेती बाड़ी कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते, या हमारे पास ज़मीन बहुत है ठेके पे दे दी, हम मेहनत कम करते हैं, उसके बाद उसका पूरा जो खमियाजा है पूरी कौम भुगत रही है। एक खातून फार्म में मौजूद हैं, रेहाना हमारे साथ, जो कि मेरे ख्याल हिम्मत की तस्वीर है और उन सब लोगों के लिए जो जवाब बना लेते हैं, देखिए जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो ये काश्त भी खुद ही कर रही हैं। और ये खुद ये वो डायरेक्टर नहीं है जो सेलिएंट फीचर के तौर पर हमारी इंडस्ट्री में भी चलती है, ये उन एंटरप्रेन्योर्स और उन बिजनेस वुमेंस की तरह हैं जो कि खुद काम करती हैं और हकीकत में कर रही हैं, खुद CEO हैं, ये मैं कहना गलत ना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं इधर अयूब रिसर्च में। अच्छा, कितनी एकड़ ज़मीन खुद आप काश्त कर रही हैं? सर इधर है 3-4 मुरब्बे तो होंगे। 3-4 मुरब्बे आप खुद करती हैं? जी, हम सब मिलके करते हैं। तो कितने आपने आगे लोग रखे हैं काम करने के लिए? सर इधर सारे एम्प्लॉयर ही हैं, जो ऑफिसर भी साथ ही होते हैं, सारे मिलके काम करते हैं। अच्छा, आप क्या समझती है गंदम की फसल में अभी मुआवजा है, बचत है कोई? सर है तो सही, लेकिन ये कि दूसरे जो होते हैं ना सेक्शन के लोग, जैसे फूड वाले हैं, वो भी इधर से ले जाते हैं, मेहनत सारी करते हैं। हम मतलब सारी सोइंग भी करनी है, इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, तो टाइम से जब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर कैसे फिर मसाइल आते हैं। लेकिन आप ऐसा खुतून कहती हैं कि ये काम फार्मिंग सही है, खुद करना चाहिए। लोग मतलब पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ठेकों पे ज़मीन दे देते हैं। नहीं सर, खुद करना चाहिए ये काम, इससे सेहत भी होती है, और सुबह के टाइम जो हम काम आगे करते हैं उससे हमारी सेहत अच्छी होती है और अपने हाथों से। चलिए आप ये बता दें ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल है या आसान है? नहीं सर, सही है, काम करने लगे तो फिर मुश्किल तो नहीं लगता, जो हम सोच लेते हैं कि ये काम करना है। कितनी यील्ड ले रही हैं आप? कितना एक एकड़ में झाड़ आपका आ रहा है? तकरीबन
30 से 35 पिछली बार आया। जी। तो इस बार कितनी उम्मीद है, क्योंकि अभी अल्लाह की तरफ से रहमत हुई, 2 बारिशें हो गई, मौसम ज़रा बेहतर है, अभी भी थोड़ी हवा और खुनकी मौजूद है, जिसकी बिना पे अभी फसल को वो धूप नहीं लग रही, जितनी लगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा ख़राब होने का खतरा पिछले साल था। तो कितनी उम्मीद है इस साल, कितनी झाड़ आ जाएगा? सर 45 तक आ जाए, 45 50 तक? तक आ चलो जाएगा। माशाल्लाह जी, हम तो दुआ करेंगे इससे भी ज़्यादा आए और 45-50 एक बहुत बड़ा झाड़ और यील्ड की एक मेरे ख्याल में तादाद देखते हैं। डॉक्टर अनिला मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, स्पेसिफिकली ये क्या है, क्योंकि पौधों के ऊपर पट्टियाँ, मैं थोड़ा सा ह्यूमरस वे में इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि किसान को आसान लफ्ज़ों में समझाया जा सके। ये क्या है, हो रहा है यहाँ, और ये क्या किया गया है कि किसान को हम समझा सकें कि अयूब रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं ताकि आने वाले मौसमों के लिए, आने वाली सालों के लिए क्या बेहतरी ला रहे हैं? ये एक्चुअली क्रॉसिंग का अमल हमने किया है। इसमें हम जब भी कोई नई वैरायटी डेवलप करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम 2 बेस्ट चीज़ों का क्रॉस कराते हैं। तो इसमें सब एक हम लाइन कह लें, वैरायटी कह लें, उसको एज ए फीमेल ट्रीट करते हैं उसको। जैसे कि अब हम ये है, अब ये स्टेज थोड़ी सी फर्दर आगे आ गई है, इसमें से हम सेंट्रल स्पाइक अपना रिमूव करते हैं, फ्लोरेट रिमूव कर लेते हैं और इसके एंथर्स रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम इसको ये बटर पेपर बैग से कवर कर लेते हैं और आफ्टर 2-3 डेज़ हम कोई हाई यील्डिंग वैरायटी अपनी एडवांस लाइन जो होती है उससे इसकी पोलिनेशन करते हैं। तो उसका मेल पेरेंट हम इस पर यूज़ करते हैं और इसको हम फिर उसके बाद दोबारा कवर कर देते हैं। जैसे आजकल बड़ी तेज़ी से दरख्तों के अंदर ये काम चला था, ये तकरीबन उससे मिलता जुलता है कि एक जगह से काट के दूसरे को पेनिट्रेट करके ग्रो करके देखे कि कितनी यील्ड आ रही है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। ये मतलब अगर ये हम फॉर एग्जांपल आपने एक पत्ते का बताया, तो इसको कैसे किया जाएगा? ये फोर्सेप और सीजर चाहिए हमें इसमें। हम इसमें क्या करते हैं कि ये सेंट्रल स्पाइक आप देख रहे होंगे, इसको हमने रिमूव करना है। इस वक्त वो अमल हो चुका है, कुदरत की तरफ से वो अमल हो चुका है, ठीक है। हम उसमें ये अमल रिमूव करते हैं, उसके बाद हम इसको 1/3 तक काट देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ओवरीज और एंथर्स मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसको काटने के बाद हम इसके अंदर से एंथर्स रिमूव कर देते हैं। इसका मेल जो पार्ट है, ये जो हमें इस वक्त ये जो वाइट नजर आ रहा है, ये एंथर्स हैं, ये इसके अंदर मौजूद होते हैं और येलोइश कलर में मौजूद होते हैं। तो इनकी हम जगह इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें खुद से फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं हो सकता, ठीक है। हमने इसको कवर कर देना है और 3 दिन के बाद हमने दूसरा मेल पेरेंट लेके जो एक अच्छी इम्प्रूव्ड यील्ड है, ठीक है, उससे इसको क्रॉस कराना है ताकि इन दोनों की खूबियों का इस्तेमाल हो सके। और जो भी हम प्रॉब्लम फेस करें, फॉर एग्जांपल अगर हम हीट स्ट्रेस, ड्राउट स्ट्रेस फेस करें तो उससे रेजिस्टेंट वैरायटी हम बना सकें। तो कितना डॉक्टर साहब फ़ायदा अभी तक हुआ है कि आपको लगा कि वो आपने आगे कहीं लगाए हैं तो उसका एडवांटेज और उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट सामने आ रहा है? आज तक जितनी भी वैरायटीज़ हैं, दिलकश, सुबहानी या पुरानी सहर वगैरह, वो सब ही इस अमल से गुजर के बनी हैं। तो किसान जो है, ये आप ज़रूर इंटीमेट करें मेरे प्रोग्राम के ज़रिए, क्योंकि किसान क्या करता है, गंदम बेची है तो साथ बीज रख लेता थोड़ा सा कि 25 मन रख लिया जी, मैं अगली बार लगाऊंगा। तो क्या वो बीज उसके लिए फ़ायदेमंद है या उसे चाहिए कि हर साल नई टेक्नोलॉजी, नया अंदाज़ अपनाने की ट्राई करें? बल्कि ये हम हर जगह, बल्कि हमारे सर्वेज होते हैं, रस सर्वेज होते हैं, हम जाते हैं, हम चेक करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपना सीड वही संभाल रहे हैं। अगर तो आपका सीड लेटेस्ट वैरायटी का है और तो आप उसको संभाल सकते हैं, लेकिन उसको आपने सीड के सारे क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए कि सेम साइज सीड होना चाहिए, उसमें कोई भी लूज मेट का बीज नहीं होना चाहिए, रस्ट वाला सीड नहीं बचा रखना आपने, बंट का कोई भी इस तरह के सीड नहीं रखना। अदरवाइज़ जो हमारा पंजाब सीड कॉर्पोरेशन है, वहाँ लेटेस्ट वैरायटीज़ का सीड अवेलेबल होता है। तो आप फार्मर्स को हम यही एडवाइस करते हैं कि आप वहाँ आएँ, वहाँ से लेटेस्ट सीड लें और फिर अपनी क्रॉप जो है ग्रो करें। मेरे ख्याल में बहुत ही मुफीद मशवरा दिया और किसान के लिए ये भी बड़ा अच्छा था कि अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल में एक बार बीज ले और अगर वो आपको अच्छी यील्ड देता है तो आप उसे संभालने के लिए डॉक्टर साहबा की बातें बड़ी कीमती थी कि उसे जैसे सेव करना है वो बड़ा ज़रूरी, क्योंकि हमारा किसान ताल अभी भी हम ये कहते हैं, अगर हम वैसे लिटरेसी रेट देख लें तो हमारा ना होने, एक लिटरेसी क्या है, एक नाम लिखना, अपने आप का नाम लिख कर पढ़ सकना, और इसे भी अगर हम कहें कि इसमें भी हम बहुत बिलो हैं पूरे साउथ एशिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक, तो ये हमारे लिए अलमी है और हमारा किसान इसमें ज़्यादा पीछे है। तो मेरे ख्याल में बहुत मौसर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगली चलते हैं डॉक्टर हमारे साथ होंगे, चीफ साइंटिस्ट, उनसे बात करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जब बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे हमारी सबसे अहम फसल गंदम की, तो हमारे साथ चीफ साइंटिस्ट मौजूद है यूबसर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपसे हमेशा हम रहनुमाई लेते रहते हैं और किसानों को रहनुमाई दिलवाते रहते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपके पास नए आने वाले मौसम के तब्दीलियों के हिसाब से कोई नए बीज और नई आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या चीज़ें पाइपलाइन में, क्योंकि आपके पास यहाँ तकरीबन सारे बीज जो 100 से ज़्यादा में लगे होंगे, तो
आने वाली किस चीज़ के ऊपर इस वक्त तहकीक की जा रही है और क्या समझते हैं जो 15 से 20 दिन का एक्सपैन चेंज हो रहा है बड़ा तेज़ी से, इसके लिए क्या इंतजाम हो रहे हैं? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मौसमियाती तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं कि मार्च पिछले साल भी किस तरह गर्म हो गया था और अब भी कैसे टेम्परेचर गर्म हो रहा है। तो ये चीज़ जो है ये गंदम की पैदावार पे बड़ा बुरा असर डालती है। तो इसके लिए अब हमने जो नई अक़साम दी हैं पिछले 2-3 साल में, जिसमें अकबर, अरूज और दिलकश शामिल हैं, और आगे हमारे पास पाइपलाइन में मटेरियल है जो कि हीट स्ट्रेस को बेहतर तरीके पर टॉलरेट करता है। ख़ास तौर पे ये जो अचानक पड़ने वाली गर्मी है जिसको हम टर्मिनल हीट कहते हैं, जो गंदम की पकाई के मौका पर आती है, इसके ख़िलाफ़ बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़अत वाली अक़साम हम ला रहे हैं और यही हमारा मेन फोकस होगा। इसके साथ साथ जो पानी की कमी है, क्योंकि देखें नहरों में भी पानी कम हो रहा है और उसके साथ साथ बारिशें कम हो रही हैं, तो ड्राउट और हीट जो है ये हमारा मेन फोकस है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है पैदावारी सलाहियत जो है, प्रोडक्शन पोटेंशियल, ये तो एक कोर ट्रेट है ना, क्योंकि फार्मर को तो वही चीज़ चाहिए जिसकी ज़्यादा पैदावार हो। और उसके अलावा बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत है, क्योंकि जिस तरह ये मौसम चेंज होता है इसी तरह नई नई बीमारियों के स्ट्रेन्स उभरते हैं, उसके ख़िलाफ़ फिर हम जो है अपनी ब्रीडिंग करके नई लाइनें लेके आते हैं। तो ये जिनका मैंने ज़िक्र किया है, अकबर, अरूज, दिलकश वगैरह, ये बहुत अच्छी अक़साम है और इंशाअल्लाह आगे पाइपलाइन में हमारे पास बहुत अच्छा मटेरियल मौजूद है। ऐसा कोई थ्रेट नहीं है कि खुदा न खास्ता हमें कोई लॉस होने का ख़तरा है, लेकिन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फार्मर्स को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पुराने बीजों को आप छोड़ दें, जो नया बीज महकमा रिकमेंड कर रहा है उनकी तरफ आएँ, उनको काश्त करें ताकि बेहतर से बेहतर पैदावार मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी बुनियादी चीज़ होगी जो हमें हर कोई किसान ये जानना चाहेगा, इसकी प्रोडक्शन कितनी हो सके, क्योंकि 3900 रेट हो गया पंजाब के अंदर, 4000 सिंध के अंदर है, कीमत बड़ी अच्छी होगी, लेकिन अब किसान ये चाहेगा। अब देखें, मैं आपसे पिछले प्रोग्राम में बात की कि लोग चारे के तौर पे ऐसे टालों पे बेचते नज़र आए हमें गंदम की खड़ी फसल को, क्योंकि उन्होंने कहा जी आगे मकई आ रही है, उससे ज़्यादा अच्छी डिमांड आएगी, तो चलें जी वो लगा लेते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या मशवरा देंगे? किसान को थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी और थोड़ा सा सब्र, उसके साथ चीज़ों को पाइपलाइन के तौर पे एक रोड मैप के लिए कैसे लेके चलना होगा ताकि किसान जल्दबाजी में अपना नुकसान ना कर बैठे? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात है कि देखें ये प्रॉपर प्लानिंग फार्मर के पास भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सारी ज़मीन के ऊपर गंदम ही काश्त की कर दी जाए, लेकिन शुरू से एक प्लानिंग की जाए। ये ना हो कि जी गंदम लगा दी है, अब किसी ने कह दिया नहीं फलां क्लाब में ज़्यादा मुनाफा, तो आप देखें पकने के करीब गंदम को हम चारे के तौर पर महीने पहले बेच दिए। हाँ, ये मतलब इस तरह का नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ फार्मर को भी चलना पड़ेगा। इसको एग्रीकल्चर को भी अब जो है फार्मिंग को एज बिज़नेस लेना पड़ेगा। उसमें आप कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट कुछ अपने प्रॉब्लम्स की वजह से इस दफ़ा रेट अनाउंस करने में देरी की है, लेकिन ना जब ये गंदम लोगों ने काटनी शुरू कर दी है, गवर्नमेंट किसी मौजूदा गवर्नमेंट पहले 3000 रुपये रेट था, जो कि उसमें फार्मर को मुनासिब मुनाफा नहीं मिल रहा था, इसलिए इस तरह के काम हुए हैं। लेकिन अब आके कर 3900 कर दिया है, जो कि काफ़ी बेहतर रेट है। अगर यही रेट बिजाई से पहले कर दिया जाता तो फार्मर ज़्यादा बेहतर तरीके से इनपुट इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि जब उसने खादें और ये फंजीसाइड और जड़ी बूटियों के लिए जो वीडिसाइड लगानी थी, वो उसके खर्चा करते वक्त उसके जहन में तो 3000 रुपये रेट था, जबकि अब 3900 है। अगर यही 3900 उसको पहले बता दिया जाता कि तुम्हारी प्रोड्यूस की 15 दिन पहले काटना 3900 थी, फिर वो ये काटता भी ना और अपनी इनपुट्स भी बेहतर तरीके पे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात आपसे ये पूछना बाकी है कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त जहां हम स्टैंड कर रहे हैं, बहुत सारी बातें जो मैंने भी आपसे पहले कहा जी भारत बहुत आगे है, तो उसको आपने निगेट किया कि ऐसी बात नहीं है जैसी दिखाई जाती है, तो दूसरी कि क्या क्रॉप जोनिंग इस वक्त एमरजेंसी होनी चाहिए इस हवाले से कि हमने क्रॉप जोनिंग जो तबाह की है अपनी जोन्स, उसका हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें
अब किसी वक्त बड़ी प्रॉपर जोनिंग होती थी, एक राइस का इलाका था, शुगर केन का था, कॉटन का अब तो था। मोटरवे पे सिर्फ अब बोर्ड लगे रह बिल्कुल- गए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब जहाँ जिसका दिल कर रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम शेखुपुरा, नारोवाल अप टू रहीम यार खान चावल भी लग रहा है। इसी तरह गन्ना हर जगह है। कॉटन अपने कोर एरिया से इधर उधर निकल गई है। और अब हम देख रहे हैं कि फिर टाइमिंग का कोई हिसाब नहीं है, जिसका जब दिल कर रहा है जो क्रॉप लगा रहा है उससे। आप देखें हम कॉटन में कितना पीछे चले गए हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको बल्कि नया सिरे से क्रॉप जोनिंग की जाए अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट जो है कंडीशंस, और उसके मुताबिक फिर फार्मर को गाइडेंस दी जाए क्रॉप लगाने की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने ये जो आखिरी लफ्ज़ बोला बड़ा कीमती था कि अब हमें मौसमियाती तब्दीलियों और इलाकों के हिसाब से देखना होगा। जैसे इन्होंने पहले कहा, जो गंदम हम बुआई करते थे जिस मौसम में, उससे हमें 15 से 20 दिन पीछे जाना होगा। ऐसे ही हमें मौसम के लिहाज से अपने इलाकों को तयन करना होगा, कौन से इलाके में अब कौन सी फसल लगाई जाए। क्योंकि गन्ना देखें तो किसान चीनी लेके आज पैसों की बदले चीनी लेके आ रहा है और चीख रहा, उसे पैसे नहीं मिले। तो फिर उस गन्ने ने ऑलरेडी हमारी कपास तबाह कर दी। कपास देखें तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सब टोटल मफलूज हुए बैठी है ख़ाम माल के लिए। तो फिर गंदम इसको छोड़ के मकई और सरसों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ भी हम खुद कफील नहीं हुए। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि खिचड़ी पकी हुई है। हमें चीज़ों को थोड़ा सा मतवाज़न करना है, और ख़ास तौर पर जो हुकूमत वक्त और जितनी भी हुकूमतें बैठी हैं, एक मौसर हिकमत अमली पॉलिसी बनानी होगी, जैसे मईशत के ऊपर, ऐसे ज़राअत के ऊपर, ताकि कोई भी गवर्नमेंट आए तो इससे तब्दीली ना करे बल्कि इसे लेकर लॉन्ग टर्म के लिए चले। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।